चलिए रिपोर्टर सूचकांक देखते हैं और परफेक्शनाइज की बात करेंगे। तो ये आपका वॉल्यूम क्या है? तो वॉल्यूम आपकी 9 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी 2024 जारी किया है। इस परियोजना का लक्ष्य यह देखना है कि प्रत्येक देश एआई प्रौद्योगिकी का कितना अच्छा उपयोग और अनुकूलन कर सकता है। ठीक है। एआईपी, ठीक है, एआईपीआई 3 मुख्य समूह के देशों पर विचार करता है। निम्न आय वाले देश, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और उन्नत अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार का देश है इसमें। निम्न आय वाले देश, ठीक है, लो इनकम कंट्री, इसको एलआईसी कहते हैं। उभरती बाजार की बात करेंगे तो इमर्जिंग इनकम कंट्री होगा मे बी। उन्नत की बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एई का मतलब क्या होता है, एई, ठीक है, होगा कुछ। ठीक है, छोड़ दीजिए। तो इसको ध्यान रखें, 3 प्रकार के देशों के कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है। अब बात करेंगे इसमें टॉप पे कौन है, तो ध्यान में रखिएगा सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त अरब अमेरिका इस सूची में शीर्ष पे है। भारत को एआई के क्षेत्र में उभरता हुआ देश है, विश्व में 72वें स्थान पर। तो भारत जो है तो एआई में उभरता हुआ देश इसमें रखा गया, 72वें स्थान पे हम लोग आते हैं। ठीक है। बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन क्रमशः 113, ठीक है, 92, बांग्लादेश 113 पे, श्रीलंका 92 पे, और चीन जो है 31वें स्थान पे रहा है। ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 जारी किए गए, किस देश में एआई की कितनी तैयारी है। ठीक है। इस देश में अगर टॉप पे अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना है सिंगापुर है, डेनमार्क है, संयुक्त अरब अमेरिका है। भारत का स्थान की बात करेंगे 72वें नंबर पे। ठीक है। 3 कैटेगरी वाले देश आए हैं इसमें, निम्न आय वाले देश, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था और उन्नत अर्थव्यवस्था। ठीक है। भारत जो है किसमें आया, तो भारत उभरता हुआ देश में आया है। बस इतना ही आप ध्यान में रखो। वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक 2024, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार वियना दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। ठीक है। तो ये एक इंडेक्स आई है जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब रहने के हिसाब से वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक जो है, तो सबसे बढ़िया देश की बात करेंगे रहने के हिसाब से कौन है, तो क्या बताएंगे, तो सबसे अच्छा देश की बात करेंगे तो क्या है, वियना। ठीक है। वियना के बाद कोपेनहेगन दूसरे स्थान पे है। कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है, ध्यान में इसको रखें, दूसरे स्थान पे है। जूरिक की बात करेंगे तीसरे स्थान पे है। ठीक है। तो पहले नंबर पे आपको क्या बताना है, पहले नंबर पे कौन है, तो वियना। दूसरे पे कौन है, तो कोपेनहेगन। तीसरे पे बात करेंगे तो जूरिक। ठीक है। और चौथे पे बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है। जबकि कैलगरी, कैलगरी कनाडा, जिनेवा स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त रूप से 5वें नंबर पे। ठीक है। 2024 का सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, पर्यावरण, स्थिरता, बुनियादी ढांचे जैसी चीजों के आधार पर दुनिया भर में शहरों को रेटिंग करता है। तो रहने के हिसाब से सबसे बढ़िया शहर कौन सा, वियना। ठीक है। उसके बाद डेनमार्क, उसके बाद ज्यूरिख, डेनमार्क, उसके बाद मेलबर्न, ज्यूरिख, उसके बाद कैलगरी और मेलबर्न, जिनेवा। ठीक है। कैलगरी तो और इसको आपको ध्यान में जिनेवा। रखना है। हाँ। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट आ गई है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार पवन सौर ऊर्जा में शीर्ष पर चीन है, जबकि भारत 8वें स्थान पर है। ठीक है। तो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट आई है, जिसमें ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार पवन सौर ऊर्जा में शीर्ष पे कौन है, तो चीन है। और भारत की बात करें 8वें स्थान पे है। इस रिपोर्ट में अमेरिका दूसरे, ब्राजील तीसरे स्थान पे है। तो चीन शीर्ष पे है, दूसरा पे अमेरिका है, ब्राजील तीसरा पे है, ब्रिटेन और स्पेन क्रमशः चौथा और 5वां पे है। ठीक है। भारत स्थान कितना है, 8वां है। ठीक है। हमारे यहाँ कितना गीगावाट ऊर्जा निर्माणाधीन है, तो 7.4। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन में निर्माणाधीन सौर और पवन ऊर्जा की मात्रा अब विश्व में कुल मात्रा से दोगुनी है, इतना ज्यादा हो चुका है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर सैन फ्रांसिस्को में स्थित एक गैर सहकारी संगठन है जो दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को सूचीबद्ध करता है। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट में किस देश का, ठीक है, स्थान प्रथम है, तो ध्यान रखिए किसका है, तो चीन का प्रथम है। दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे पे ब्राजील। भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान क्या बताएंगे, तो भारत का स्थान 8वां नंबर पे है। ठीक है। व्यक्तिगत वित्त सूचकांक रिपोर्ट आई, इंटरनेशंस के द्वारा आयोजित व्यक्तिगत वित्त सूचकांक समूह की बात करेंगे, श्रेणी की बात करेंगे। में वियतनाम सबसे किफायती देशों की सूची में शीर्ष पे है। इंटर इंटरनेशंस द्वारा आयोजित पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स श्रेणी के लिए एक्सपैट इनसाइडर 2024 सर्वेक्षण के अनुसार वियतनाम लगातार चौथी बार प्रवासियों तथा अप्रवासियों के लिए सबसे किफायती देश है। ठीक है। तो घूमने अगर जाना है वियतनाम तो बहुत सस्ता पड़ेगा, जा सकते हैं। ठीक है। सूची में अप्रवासियों के लिए शीर्ष 10 सबसे किफायती देश में भारत का 6ठा स्थान है। भारत क्या है,
छठा स्थान है। तो सबसे जो किफायती देश की बात करेंगे, सबसे कम खर्चीला देश है वियतनाम है, कोलंबिया दूसरे नंबर पे, इंडोनेशिया तीसरे पे, ठीक है, पनामा चौथे पे, फिलीपींस पांचवें पे, भारत जो है छठे नंबर पे, ठीक है। तो 6 नंबर भारत का है। सबसे किफायती देश की बात करेंगे प्रवासी के लिए भी, अप्रवासी के लिए भी, कौन सा है तो क्या बताएंगे, वियतनाम है, ठीक है, जो कि लगातार चौथी बार मतलब इसने टॉप स्थान बनाए रखा है, ठीक है। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स वर्ष में कितने बार जारी होता है, तो 4 बार आता है, ठीक है, प्रत्येक 3 महीना पे आता है, ठीक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल में ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची जारी की, जिसमें भारत को 82वां नंबर मिला है, ठीक है। भारत को कितना रैंक मिला है, 82। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बात करेंगे, भारत का रैंक क्या है, 82 नंबर है, ठीक है। भारत 58 देशों में वीजा प्रवेश की अनुमति देता है, मतलब बिना वीजा के 58 देशों में आप जा सकते हो। बिना वीजा का तो नहीं, लेकिन वीजा ऑन अराइवल होता है कुछ कंट्री में, मतलब उस देश में जाइए, ठीक है, आराम से उतरिए, एयरपोर्ट पे उतारिए, जब मन करना है, जब मन है तब आप उस देश में चले जाइए, एयरपोर्ट पे उतारिए, वीजा ऑन अराइवल ले लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी अप्लाई करोगे तुरंत वो लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पे वीजा प्रोसेस बहुत दिक्कत है, यूएसए वगैरह में जाने के लिए बहुत पहले से आपको वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। भारत की वर्तमान रैंकिंग सेनेगल और ताजिकिस्तान जैसे देशों के साथ बराबरी पर है। सूची के अनुसार सिंगापुर पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया है, ठीक है। तो बहुत साल पहले जापान हुआ करता था, लगातार टॉप पे था, लेकिन अब सिंगापुर की बात करेंगे तो पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया, जो 195 देशों में वीजा मुक्त पहुंच करता है, ठीक है। तो जहां पे हम 58 देशों में विदाउट वीजा जा सकते हैं, सिंगापुर वही 195 देशों में बिना वीजा के जा सकता है वहां के नागरिक। फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन जापान के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो दूसरा नंबर पे कौन कौन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है, जापान है, ठीक है। ये सबके सब देश की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो टॉप पे जो पहला नंबर पे सिंगापुर है वो भी एशियन कंट्री है, दूसरे नंबर पे जापान की बात करें वो भी एशियन कंट्री है, साथ में फ्रांस भी है, इटली भी है, जर्मनी है, स्पेन भी है, 3 यूरोपियन कंट्री की बात करें वो भी दूसरे नंबर पे है, जापान भी दूसरे नंबर पे है, ठीक है। ये 192 देशों में, ठीक है, बिना वीजा के पहुंच प्रदान करते हैं, ठीक है। और सिंगापुर कितने हैं, 195 देशों में। रैंकिंग में तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन है, ठीक है। इनके पास 191 गंतव्य पर वीजा मुक्त पहुंच है इनके पास, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो सबसे नीचे, यहाँ के नागरिक कोई नहीं चाहता हमारे देश में आए, ठीक है। 103वें स्थान के साथ सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान, जहां केवल 26 देशों तक की पहुंच सीमित है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कितना था, ध्यान में 80 नंबर पे था। अब हम लोग कितने नंबर पे चले गए, तो अब हम लोग, हमारी रैंक खराब हुई है, हमारी रैंक 82 नंबर पे चली गई है, ठीक है। तो ध्यान में रखें 2024 में 82 हमारी रैंक है, ठीक है। अब बात करेंगे 2024 के सबसे महंगे शहर, ठीक है। तो मर्सर की नवीनतम रिपोर्ट, ठीक है, एक मर्सर जो एक संस्था जो है रिपोर्ट जारी करती है, जो कि आती है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट आ गई है। मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है और हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर बनकर उभरा है, ठीक है। तो मुंबई की बात करेंगे, भारत का सबसे महंगा शहर है, और हांगकांग की बात करें दुनिया का सबसे महंगा शहर है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर मुंबई ने रिपोर्ट में 136वां स्थान प्राप्त किया है, दिल्ली 165वां स्थान पर, चेन्नई 189वें स्थान पर, जो भारत में 3 महंगे शहर है। भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई, ठीक है, दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे नंबर पर चेन्नई की बात करेंगे तो सबसे महंगे शहरों में स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। विश्व में सबसे महंगा शहर हांगकांग है और भारत में सबसे महंगा शहर आपका मुंबई है। हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिख क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते, सबसे महंगा हांगकांग, दूसरे नंबर पर सिंगापुर और तीसरे नंबर पर ज्यूरिख है, ठीक है। बिल्कुल, रिपोर्ट के अनुसार अजूबा, अजूबा की बात करेंगे, नाइजीरिया, अजूबा किसकी राजधानी है, अजूबा, अबूजा। हम्म, ये राजधानी है ना किसी का, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, ठीक है। अबूजा नाइजीरिया, लागोस नाइजीरिया और इस्लामाबाद पाकिस्तान दुनिया का 3 सबसे कम महंगे शहर है, ठीक है। तो इसमें इस्लामाबाद का भी नाम है, ठीक है। तो अबूजा जो कि नाइजीरिया में है, नाइजीरिया में नाइजीरिया का है। ही कैपिटल है अबूजा, ठीक है। लागोस, ठीक है, ये भी नाइजीरिया में है। इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। तो ये सबसे कम महंगे शहर, तो अबूजा सबसे कम महंगा शहर, और सबसे ज्यादा महंगा शहर की बात करें हांगकांग, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ये जो थे कुछ आपके रिपोर्ट थे, इसको आपको ध्यान में रखना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक जारी कर दी गई कि किस देश का एआई को लेकर कितनी तैयारी है, और इसमें पता चलता है भाई साहब सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त अरब अमेरिका ने अच्छे खासे तैयारी कर रखे हैं, ठीक है। ध्यान रखें, भारत का रैंक की बात करें, भारत 72वें नंबर पे है, ठीक है, ध्यान में रखना है।
वैश्विक जीवन जीवन क्षमता सूचकांक आई है, मतलब लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी की गई है, मतलब कौन सा दुनिया का कौन सा देश जो है रहने के हिसाब से सबसे बढ़िया है। तो वियना टॉप पे है और कोपेनहेगन की बात करेंगे दूसरे नंबर पे है, ठीक है। ध्यान रखना। तीसरे पे बात करेंगे तो तीसरे पर कौन है, तो ज्यूरिख है। चौथे पे मेलबर्न है। पांचवा पे कैलिगरी है, ठीक है। छठे पे जिनेवा का स्थान रखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बात करें, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटरिंग रिपोर्ट आई है जिसमें देखा गया है पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। नवीकरणीय कि अनवीकरणीय, नवीकरणीय, ठीक है। और इसमें पता चला है चीन जो है भाई साहब टॉप है, भारत का 8वां स्थान है, ठीक है। दूसरा नंबर पे कौन है, तो दूसरा नंबर अमेरिका और ब्राजील जो है दूसरा तीसरा नंबर पे, ठीक है। ब्रिटेन और स्पेन चौथा और 5वें स्थान पे, ठीक है। भारत 8वें नंबर पे है, ठीक है। व्यक्तिगत विश्व सूचकांक सर की ये बात रिपोर्ट करेंगे तो कौन ये निकालता है? कौन सा एनर्जी वाला, ग्लोबल हाँ एनर्जी सर। मॉनिटर रिपोर्ट, ठीक है। हाँ, कौन निकालता है ये? यही होगा। क्या पता कौन निकलता, मुझे जानकारी नहीं है। यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट हो सकता है कोई एनजीओ वगैरह जारी करती होगी। देखिए रिपोर्ट जिसका जिसका जो पूछा जाता है ना, कुछ ही ऐसे है जो कि मतलब पूछता है, जैसे कि इसे जेंडर गैप वगैरह का पूछ देगा, संस्था वगैरह का नाम, बाकी इतना सारा है तो सबका तो ध्यान में भी आप नहीं रखो। जैसे ये जो रिपोर्ट है आईएमएफ के द्वारा जारी की गई है, ठीक है। उसके बाद बात कर वैश्विक वैश्विक जीवन क्षमता जिसको तो ये किसके द्वारा, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने ये जारी किया है। लिबिलिटी इंडेक्स जिसको कहते हैं, ये ग्लोबल एनर्जी मॉनिटरिंग रिपोर्ट के एनर्जी के लिए तो ये निकालता था ना, क्या नाम है इसका, हाँ चेक कर लीजिए, जानकारी नहीं मुझे, ठीक है। अब बात करेंगे ये व्यक्तिगत विश्व, एनजीओ निकालता है, किसके इसका द्वारा। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर रिपोर्ट एक एनजीओ निकालता है, उस पर लिखा हुआ है नीचे है, एनजीओ लिखा निकालता हुआ है है, सर। अच्छा यहाँ पर लिखा इसका हुआ तो हेडक्वार्टर है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है। ये खुद संस्था ही है ये कोई रिपोर्ट नहीं है, नाम ही है इसका, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर सैन फ्रांसिस्को में स्थित एक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा को सूचीबद्ध करता है। यह संस्था का ही नाम है, एनजीओ ही है, ठीक है। व्यक्तिगत विश्व सूचकांक की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है इसमें क्या निकल कर आया, तो भाई साहब वियतनाम की बात करें सबसे किफायती देश है, ठीक है। ध्यान रखना है सबसे किफायती देश में 6 देश की बात करें, वियतनाम है, कोलंबिया, इंडोनेशिया, पनामा है, फिलीपींस है। और भारत का स्थान कितने नंबर के है, 6ठे नंबर पे है, ठीक है। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक 82 चली गई है, ठीक है। कितने देश है जहां पे हम लोग मुक्त वीजा जा सकते हैं, 58 देश में हमें जाने के लिए वीजा की परमिशन नहीं है। सबसे मजबूत पासपोर्ट की बात करेंगे तो सिंगापुर का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। दूसरे नंबर पे फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्पेन, जापान सबके सब है, ठीक है। ध्यान रखना है जहां पे 192 देशों में मुक्त रूप से जा सकता है। तीसरे नंबर पे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्वीडन है जो कि 191 देशों पे जा सकते हैं। अफगानिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर है, 103 नंबर पे इनको स्थान मिला है। सबसे महंगे शहर की बात करेंगे तो ध्यान में भारत में सबसे महंगा शहर मुंबई है जो कि सब जानते हैं। दुनिया का सबसे महंगा शहर की बात करेंगे, हांगकांग जो है सो दुनिया के सबसे महंगे शहर में आते हैं। दुनिया के सबसे सस्ता शहर अबुजा जो कि नाइजीरिया के कैपिटल है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की बात करें, नेशनल डॉक्टर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर डे। यह दिन डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है, उपचारात्मक हाथ, देखभाल करने वाले हृदय, ठीक है, इस बार का थीम है। विश्व जनसंख्या दिवस की बात करेंगे, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को हमारी जनसंख्या जो थी 5 अरब हो गई थी, तब से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किसी को पीछे न छोड़े, सबकी गिनती करें, ठीक है। तो नो वन लीव बिहाइंड, ठीक है, सबकी गिनती करें, ध्यान में रखना। ये थीम है, पूछा जा सकता है, ये थीम पूछते हैं इसका इसका थीम कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो वैश्विक जनसंख्या मुद्दे और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। नेल्सन मंडेला दिवस की बात करें, 18 जुलाई को मनाते, ये भी पूछा गया एग्जाम में दिवस इसका। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जीवन और विरासत को सम्मान दे रहा, उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मनाते हैं, ठीक है। अफ्रीका का गांधी के तौर पे भी इनको जाना जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस की बात करें, 22 जुलाई काफी इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई तारीख थी 1947, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता के लिए किए गए कठिन संघर्ष तथा एकजुट और समृद्ध राष्ट्र के लिए इसके लोगों की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। इसी दिन पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए तिरंगे को भारत का ध्वज घोषित किया गया था, ठीक है, तिरंगा झंडा। 22 जुलाई, ठीक है। विश्व मस्तिष्क दिवस की बात करें, ये भी 22 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। मस्तिष्क रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, नए उपचारों के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना। थीम क्या है, मस्तिष्क स्वास्थ्य और रोकथाम। शिक्षा सप्ताह
2024, ठीक है, 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक मनाया गया। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षा दिवस मनाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चौथी वर्षगांठ मनाने के लिए, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे, 2020 में आई थी कस्तूररंगन जी की कमेटी की, उसका 4 वर्ष पूरा हो गया, ठीक है। 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह मनाया। इस सप्ताह में दैनिक थीमों को क्या किया गया, शामिल किया गया, जिनमें शिक्षण अधिगम सामग्री दिवस, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक दिवस, खेल दिवस, सांस्कृतिक दिवस, कौशल और डिजिटल पहल दिवस, मिशन लाइफ के लिए इको क्लब, स्कूल पोषण दिवस, सामुदायिक भागीदारी दिवस मनाई गई, ठीक है। तो ये जो है शिक्षा सप्ताह दिवस, 4 साल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरा होगा उसके लिए 22 जुलाई से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह दिवस मनाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आगे बात करेंगे तो क्या है, सप्ताह भर चलने वाले ये कार्यक्रम सहयोग को बढ़ावा देने और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द्वारा शुरू किए गए शैक्षणिक सुधारों पर प्रकाश डालने पर केंद्रित है। राष्ट्रीय आयकर दिवस की बात करेंगे, 24 जुलाई को मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। 1960 में पहली बार आयकर एक शुल्क के रूप में लगाया गया था। कैंगिंग का शासनकाल था 1960 में। तो कभी पूछे अब भारत में आयकर व्यवस्था का पिता के तौर पे किसे जानते हैं, बड़ा अच्छा नाम याद है क्या किसी का, मैं भूल रहा हूँ नाम। फादर ऑफ इनकम टैक्स किसको कहते हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। एनीवन, किसी को याद है फादर ऑफ इनकम टैक्स, मैं भूल रहा हूँ उसको, बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। और ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय आयकर दिवस की बात करेंगे, 24 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 24 जुलाई को, ड्यूरिंग द कैंगिंग रेन, ठीक है। कैंगिंग के शासनकाल में 1860 में सबसे पहली बार टैक्स को लगाया गया था, ठीक है। 1860 में पहली बार कर लगाया गया था, ठीक है। और इसका नाम है, भारत में आयकर के फादर, इनकम टैक्स के जो जनक जो थे उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बताइए उनका नाम क्या है, लेकिन अच्छा नाम है, ठीक है। जेम्स विल्सन सर। विल्सन, वेरी गुड, ठीक है। क्या नाम था, विल्सन को कहते हैं, आयकर के जन्मदाता के तौर पर विल्सन को जानते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या है, कर अनुपालन को बढ़ाना, करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना। विभाग ने भारत में आयकर की शुरुआत के 150 वर्ष पूरे होने पर 2010 में पहली बार ये दिवस मनाया था, ठीक है। तो 2010 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था जब 150 वर्ष पूरे हुए थे, ठीक है। तो 1860 से कर लगते आए, ठीक है। कारगिल विजय दिवस की बात करेंगे, साल था 1999 का, हमारे देश पे नापाक पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था। पाकिस्तान ने भी नहीं किया था, अपने घुसपैठिए भेजे थे, ठीक है। लेकिन हमारे भारतीय सेनाओं ने अच्छे से मजे चखाया। 1999 को हम लोग कारगिल का वार जीते थे और तारीख थी 26 जुलाई, ठीक है। तो 26 जुलाई को हम लोग कारगिल दिवस के तौर पे मनाते हैं। 60 दिनों तक युद्ध चला और आखिरकार भारत जो था विजय हुआ। उस समय प्रधानमंत्री की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी थे। रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस। कौन थे रक्षा मंत्री, तो जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे। गृह मंत्री की बात करेंगे तो अडवाणी साहब थे, ठीक है। तीनों के तीनों फायर ब्रिगेड था, ठीक है। विश्व मैंग्रोव दिवस की बात करेंगे, 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस मनाते हैं। पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो इकोसिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। क्या होता है, तो इकोसिस्टम के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो भूमि और समुद्र के बीच सीमा पर एक स्थित अद्वितीय प्रचुर पारिस्थितिकी तंत्र है जहां कोई अन्य पेड़ सीमित नहीं रह सकता, ठीक है। तो उस समुद्र का जो इलाका जो होता है, ज्वारीय वन होता है, वहां पे कोई दूसरा पेड़ टिक भी नहीं सकता है, वहां पे मैंग्रोव वन होता है, ठीक है। मैंग्रोव से संबंधी योजना जो ध्यान में रखें, मिष्टी योजना है, ध्यान में रखना है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन की बात करेंगे तो आपको बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे गुजरात में मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव समुद्र तटों की सुरक्षा करते हैं, जैव विविधता को सहारा देते हैं, जलवायु परिवर्तन से लड़ने तथा समुद्री समुद्री समुदाय को तूफानी लहरों और चक्रवातों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो मैंग्रोव के लेकर सरकार काफी अधिक मतलब ध्यान दे रही है। इससे जो संबंधित योजना है, कौन सा योजना है, तो मिष्टी योजना, इसको भी मिष्टी। आपको ध्यान रखना है। विश्व मैंग्रोव दिवस, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें, 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। भारत में आया था प्रोजेक्ट टाइगर, जब कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973। था, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है, कार्रवाई के लिए आह्वान जो है इस बार का थीम है। उद्देश्य क्या है, तो बाघों के प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना, बाघ संरक्षण के बारे में, ठीक है, क्या करना, जागरूकता और समर्थन बढ़ाना। भारत में 3600 से ज्यादा बाघ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर बाघ कार्यक्रम, ठीक है, MITR उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चलाया जा रहा है, ठीक है। और इससे पहले आप देखेंगे तो बाघ दिवस का ना 50 साल पूरा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे असम के काजीरंगा में कौन सा त्योहार मनाया गया, कौन सा वो हुआ था ना 50 साल पूरे होने पे असम के काजीरंगा में, क्या था वो, हम्म प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पे कुछ मनाया गया था ना असम असम के काजीरंगा में। भूल रहा हूँ मैं, एक्चुअली 50 साल पूरा हुआ था, ठीक है।
वो भी प्रश्न पूछे हुए थे पिछले बार, इस बार तो नहीं है, लेकिन 2023 में काफी पॉपुलर क्वेश्चन था। इसके तहत स्थानीय लोगों को बाघ मित्र के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षण भी किया जाएगा। बाघ मित्र सख्ती से सुनिश्चित करते हैं कि बाघों और मनुष्य के बीच में कोई संघर्ष ना हो, क्योंकि बाघों को बार बार मार दिया जाता है, मनुष्य और मतलब क्या होता है, बाघ के बीच में संघर्ष होने की वजह से। ठीक है, इसके लिए बाघ मित्र बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य के निर्माण के साथ साथ भारत में बाघ अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो टोटल 54 हो गई। ठीक है, बिहार में कितने हैं, तो बिहार में केवल एक है, जिसको वीटीआर के नाम से जानते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको टाइगर रिजर्व की दर्जा कब दी गई थी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व की दर्जा कब दी गई थी, तो क्या बताएंगे, कब दिया गया था एनीवन? हम्म सब गोल हो चुका है। ठीक है, 1990 में दिया गया था। कब दिया गया था, 1990 में। ठीक है, अभी कितने हैं, तो अभी मतलब 54 है। ठीक है, सर अभी असम के दूसरा, अभी हाल ही काजीरंगा। में सर आई थिंक 2-4 दिन पहले कैमूर के टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दे दिया सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हो गया, तो हो सकता है। कैमूर तो बिहार का दूसरा बनने वाला था। ठीक है, सर कुछ नेशनल बाघ पार्क है वहां बनने पे। वाला है अभी। तो देख लेना आप लोग, लेकिन अप्रूवल अभी अप्रूवल नहीं मिला है अभी। हाँ मिलने वाला था, मिला है कि नहीं एक बार आप लोग उसको प्लीज चेकआउट। ठीक है, तो मिल बाघ गया। दिवस का मनाते हैं तो 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार दिवस रिपीट करवाता हूँ, आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो सबसे पहले बताइए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मतलब नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। 1 जुलाई। वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस मतलब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, 11 11 जुलाई को। ठीक है, नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं, तो क्या बताएंगे, 18 जुलाई। 18 जुलाई को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 22 22 जुलाई। जुलाई को। ठीक है, और हमारे ध्वज का मतलब हमारे झंडा का, फ्लैग का, तिरंगा का जो डिजाइन किसने तैयार किया था, क्या नाम था, पिंगली वकैया। ठीक है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाते हैं, 22 जुलाई को, जो कि एग्जाम में आएगा नहीं। ठीक है, शिक्षा सप्ताह की बात करेंगे तो 22 जुलाई से 28 जुलाई तक के बीच में मनाया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 4 साल पूरे हो गए। ठीक है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, तो 2024 में आई थी। अब कौन सी समिति बनाई गई थी इसके लिए, के कस्तूरी रंगन, क्या बोलते बताएंगे, के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। के कस्तूरी रंगन साहब साइंटिस्ट थे, कहाँ के, तो इसरो के। ठीक है, तो ये भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, शिक्षा नीति कब तक आई है, तो आई थिंक 1948 में आई थी, 1986 में आई थी, और ये हो गया 2020 में आई थी, एक बार 1968 और आया नाइनटीन था, सिक्सटी एट 1968 में 68 भी में, आई थी। ठीक है, 1986 में। ठीक है, हाँ 1986 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नवोदय वगैरह जो आप देखते हो ना, इसी समय बनी थी। ठीक है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, नवोदय वगैरह स्कूल की स्थापना इसी समय हुई थी। ठीक है, एक 1948 में भी आई थी, इनमें इनका योगदान था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का काफी योगदान था इसको लाने में। ठीक है, तो अब सर आते आपने हैं जो हम लोग बताया देखें। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर का हम्म जो सेलिब्रेशन हुआ था सर, आई थिंक वो मैसूर में हुआ था। नहीं नहीं, काजीरंगा असम में हुआ था। ठीक है, वहां पे राष्ट्रपति जी गई थी। ठीक है, राष्ट्रपति जी सर गए थे, हाथी से 50 साल रिलेटेड पूरा होना कुछ में। था वहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट। पे। हाँ उससे रिलेटेड था, राष्ट्रपति जी गई थी असम में काजीरंगा में करने, तो हाथी का हाँ, कुछ क्योंकि था ना रिलेटेड। 1992 में आया था ना प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो इसका 30 वर्ष पूरा हुआ था। ठीक है, और 1973 वाला का हाँ ना सर। 50 साल पूरा हुआ था। ये दोनों देख लो आप। ठीक है, दोनों देख लो कौन कहाँ पे हुआ था, काजीरंगा असम में हुआ था कि कहाँ पे हुआ था, एक मिनट आप देख लेना इसको। ठीक है, हो सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा होगा, मैं ही गलत हूँ, एक बार चेक कर लेना दोनों, क्योंकि एक का 30 साल हुआ था और एक का 50 साल हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय आयकर दिवस की बात करेंगे, 24 जुलाई को मनाते हैं। 1960 में भारत में पहली बार आयकर एक शुल्क के रूप में लगाया गया था। ठीक है, 150 वर्ष पूरे हुए थे 2010 में, तब से ये दिवस मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस की बात करेंगे, 26 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान में इसको रखना है। विश्व मैंग्रोव मैंग्रोव दिवस की बात करेंगे तो 26 जुलाई को ही मनाते हैं। ठीक है, मैंग्रोव से जो संबंधित योजना है उसको कौन सा योजना बोलते हैं, तो मिष्टी योजना बोलते हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करें 29 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नियुक्ति और इस्तीफा को भी जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वक्त काफी बचा हुआ है। ठीक है, तो आधा घंटा का और क्लास ले लूं कि बंद कर दूं, क्या कहते हैं आप लोग, कंटिन्यू करिए सर, रोज लैक्स हो रहा क्योंकि है। सिलेबस सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, तो मैं तो आप लोग के साथ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आप लोग को भी करना ही चाहिए। करवा दो, नियुक्ति इस्तीफा करवा देता हूँ, और साथ में करवा दे रहे हैं। ठीक है, शिखर सम्मेलन करवा दे रहे हैं। ठीक है, खेल तो लंबा होगा तो खेल छोड़ देंगे। ठीक है, ये दोनों टॉपिक करवा दे, शिखर सम्मेलन और
यस सर प्लीज। नियुक्ति और इस्तीफा। ठीक है, ओके। यस सर। जी हाँ ठीक है, छात्र को निशाचर होना चाहिए। ठीक है, निशाचर समझ